हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग और अपना वाला चैनल प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो ये वीडियो जो है, आज का जो वीडियो है ये स्पेशली फॉर जैक बोर्ड के लिए है, यानी क्लास 10th जो जैक बोर्ड है उनके लिए। नहीं, उनका जो फिलहाल जो आपका नवंबर और दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है टर्म 1 का, उसके लिए ये वीडियो है जिसमें हम लोग MCQs क्वेश्चन जो है उसे करने वाले हैं। तो बायोलॉजी की बात करें तो जिसका फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का जो है जैव प्रक्रम, उनसे रिलेटेड हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे, यानी 40 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि जैक बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण की वैसी विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, नहीं, यानी स्वयं भोजन बनाना है तो इसके लिए कौन कौन से चीज जो है वो आवश्यक हैं। ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल, बी में है सूर्य का प्रकाश, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, डी में है इनमें से सभी, यानी इनमें सभी। तो फोटोसिंथेसिस, स्वपोषी में क्या होता है? एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस जिसके द्वारा फूड बनाया जाता है, नहीं, इन सबों के उपयोग से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? यानी प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या होता है कि जो बनता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है वो क्या है? मेजर प्रोडक्ट। ऑप्शन ए में है ग्लूकोज, बी में है जल, सी में है ऑक्सीजन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य जो पदार्थ होता है, नहीं, अंतिम उत्पाद जो है वो होता है आपका ग्लूकोज। तो इसलिए आपका हो जाएगा आंसर ए। अब देखिए, बाकी ऑक्सीजन और जल जो है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट यानी जितने भी ऑटोट्रोप्स हैं वो CO2 एवं वाटर का उपयोग करते हैं और इसके बाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो है सिंथेसाइज होता है और प्लस में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है और कुछ वाटर जो है मोलिक्यूल्स वाटर के वो भी रिलीज होते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट आपका ग्लूकोज होता है। नहीं, यहाँ पर सनलाइट को HNU से डिनोट करते हैं हम लोग, HNU, और इसके अलावा क्लोरोफिल का उपयोग होता है। नहीं, तो इन दोनों के प्रेजेंस में फूड सिंथेसाइज होता है, इसलिए आपका अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम जो है इनमें से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल में, बी में है लवक में, सी में है लाल रक्त कण में, और डी में है बोथ बी और सी, यानी बी और सी दोनों में। तो मैग्नीशियम, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग जब स्टडी किए होंगे, यानी जैव प्रक्रम के बारे में आप लोग पढ़े होंगे इस चैप्टर में, तो आप लोगों को पता होगा कि क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल में आपका एक मेटल पाया जाता है, यानी धातु होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इसलिए आपका 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 4th क्वेश्चन है, भोजन के पाचन के समय हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाला अम्ल है, यानी आमाशय में जब भोजन का पाचन होता है यानी डाइजेशन होता है तो उस समय आमाशय में कौन सा अम्ल जो है वो उत्पन्न होता है? एसिड। ऑप्शन ए में है एसिटिक अम्ल, बी में है नाइट्रिक अम्ल, सी में है लैक्टिक अम्ल, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जब पढ़े होंगे तो वहां पर आप लोगों को पता चला होगा, नहीं, कि स्टोमक जो है उसमें आपका HCl जो है वो रिलीज होता है। नहीं, स्टोमक जैसे यहाँ देखिए, स्टोमक जो है, स्टोमक में क्या होता है कि इनर लाइनिंग जो होता है स्टोमक का, वहां पर कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं, ऐसे ग्लैंड होते हैं जिन्हें हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। नहीं, क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। नहीं, और ये ग्लैंड जो हैं इन्हीं से क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जिसमें उसका एक कंपोनेंट आपका HCl होता है, ठीक ना? HCl होता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका 4th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
फिफ्थ क्वेश्चन है मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है, यानी मानव का वृक्क जो है किस तंत्र से रिलेटेड है। यहाँ पर दिया गया है प्रणाली 4 जो है, इनमें से किसका एक हिस्सा है ये। ऑप्शन ए में है उत्सर्जन, बी में है पोषण, सी में है परिवहन, डी में है श्वसन। तो अगर वृक्क यानी किडनी की बात करें, नहीं ऐसा किडनी जो होता है, किडनी की बात करें तो किडनी जो है ये किस सिस्टम से रिलेटेड है, तो ये आपका एक्सक्रीशन के लिए जिम्मेवार होता है ना, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन के लिए जिम्मेवार है। इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्सर्जन। नहीं यानी उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं यानी हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ, उसे जैसे यूरिया और यूरिक एसिड, उन्हें बॉडी से बाहर रिलीज करने का जो प्रोसेस होता है यानी बाहर निकालने का जो प्रक्रिया है, उसी को हम लोग एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन कहते हैं। नहीं पोषण क्या होता है, तो सजीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करना और इसके उपयोग की विधि का पोषण कहते हैं। परिवहन क्या होता है, तो जितने भी मटेरियल्स बनते हैं या फिर मटेरियल्स बनाने के लिए उपयोग में जो मटेरियल आते हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, नहीं या गति करना ही परिवहन कहलाता है। श्वसन क्या होता है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और टूटकर ऊर्जा मुक्त करता है। तो ये था आपका 4 ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 6, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव नहीं निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, यानी इनमें से कौन जो है वो मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो हैं उनमें डाइजेशन इसका नहीं होता है। ऑप्शन ए में है प्रोटीन, बी में है सेल्यूलोज, सी में है वसा, डी में है इनमें से सभी। तो देखिए चूंकि पता है सेल्यूलोज की बात करें तो इसको डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता है, इसके अलावा अन्य जो मांसाहारी जीव हैं उनमें नहीं पाया जाता है। इसलिए सेल्यूलोज का डाइजेशन जो है ह्यूमन में और मांसाहारी जो जीव हैं उनमें नहीं हो पाता है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 6 का हो जाएगा बी, सेल्यूलोज। बाकी प्रोटीन का डाइजेशन होता है दोनों में, फैट का भी यानी वसा का डाइजेशन भी दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो स्टोमक, अमाशय जो है इनमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो देखिए स्टोमक की अगर बात करते हैं तो स्टोमक में जो यहाँ पर अभी तुरंत बताए थे कि यहाँ ग्लैंड पाए जाते हैं ऐसे, जिन्हें हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, नहीं गैस्ट्रिक ग्लैंड, हिंदी में इसको जठर ग्रंथि कहते हैं, जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि जो होता है, जठर ग्रंथि जो होता है इससे रिलीज होता है जठर रस यानी गैस्ट्रिक जो जठर रस, और जठर रस जो है इसमें पाया जाता है आपका क्या क्या होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है, नहीं ऐसे बोले तो पेप्सिनोजेन, नहीं पेप्सिनोजेन होता है, और इसके अलावा आपका म्यूकस होता है, यहाँ पर म्यूकस, कुछ आयन भी होते हैं बेसिक वाले जैसे बाइकार्बोनेट हो गया, नहीं और म्यूकस को हिंदी में सलेस्मा कहते हैं ना, सलेस्मा पाया जाता है, पेप्सिनोजेन होता है, ये सभी प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में यानी जठर रस में। तो जठर रस जो है, तो यहाँ पर बोला है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो देखिए एंजाइम कौन है, यहाँ पर पेप्सिनोजेन जो है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है लाइपेज, बी में है ट्रिप्सिन, सी में है पेप्सिन और डी में है टाइलिन। तो बात करें यहाँ पर देखिए सी में क्या है, पेप्सिन है, तो पेप्सिन जो है वही होता है पेप्सिनोजेन का एक्टिव फॉर्म है, नहीं सक्रिय रूप होता है। HCl के प्रेजेंस में पेप्सिनोजेन जो है पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, इसलिए आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, नहीं पेप्सिन। बात करें अदर जो एंजाइम है लाइपेज जो है, तो ये लाइपेज जो है फैट का डाइजेशन करता है, जो पाया जाता है मेनली पाया जाता है लाइपेज मैक्सिमम अमाउंट में वो कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में, छोटी आंत या फिर इसको क्षुद्रांत भी कहते हैं। बी में है ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन जो है ये आपका पाया जाता है पेंक्रियाज से रिलीज होता है ना, यानी अग्न्याशय में, अग्न्याशय। और टाइलिन जो है और ट्रिप्सिन जो है ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, इसको डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, प्रोटीन हिंदी में नहीं। अब देखिए और डी में है टाइलिन, टाइलिन जो है
इसे हम लोग दूसरे शब्दों में एमाइलेज भी कहते हैं। एमाइलेज नहीं, लेज का मतलब क्या, एमाइलेज जैसे लेज होता है ना आलू से मिलकर बना हुआ, तो आलू जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ऐसे याद रख सकते हैं टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। तो ये था आपका 7 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज है, यानी श्वसन का अगर अध्ययन करना है आपको तो कौन सा बीज जो है उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए है सूखे बीज, बी है अंकुरित बीज, सी में है उबला हुआ बीज और डी है कुचले हुए बीज। अगर बात करें श्वसन की तो मान लीजिए सपोज कि आपको ही अगर कुचल दिया, ऐसा हो नहीं मैंने मार दिया जो पीट उठ के अधमरा कर दिए पहले ही, तो बताइए बेचारा सांस ले ही नहीं पाएगा, नहीं पहले से वो सांस अच्छे से ले नहीं पाएगा तो श्वसन तो उसमें होना नहीं चाहिए। उबला हुआ बीज बोला है तो उबाल देंगे तो ऐसे ही काम खत्म हो गया इसका, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कुचल देंगे तभी श्वसन इसमें अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब बात करें सूखे हुए बीज तो ये तो सूख गया है, तो इसमें जो श्वसन रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। अंकुरित बीज, जब बीज आपका अंकुरित होते रहता है तो उस सभी जितने भी रिएक्शन होते हैं बॉडी में सभी फास्ट हो जाते हैं, नहीं ग्रोथ के लिए, पौधे के विकास के लिए, छोटा सा जो पौधा अभी अंकुरित होकर के निकलने वाला है, तो इसलिए उस समय आपका श्वसन का रेट भी, श्वसन का जो रेट है वो भी फास्ट हो जाएगा यानी अत्यधिक होगा श्वसन, इसलिए श्वसन का अध्ययन हम लोग इस टाइम अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए आपका 8 का आंसर हो जाएगा बी, अंकुरित बीज जो है इसमें श्वसन का अध्ययन हम लोग आसानी से कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 9, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यानी बात करें पाइरूवेट का विखंडन तो आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पर देखोगे जो पाइरूवेट होता है जिसे हम लोग पाइरूविक एसिड भी कहते हैं, तो पाइरूविक एसिड जो है ये कहाँ पर टूटता है बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन चलता है जिसे हम लोग क्रेब्स साइकिल कहते हैं, और क्रेब्स साइकिल में क्या होता है तब जाकर के CO2 H2O और एनर्जी रिलीज होता है, नहीं ऊर्जा मिलता है। फाइनल अगर एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा कंप्लीटली पूरी तरह से तो आपको ऊर्जा मिलेगा 38 ATP, ठीक ना। तो बोला है तो पाइरूवेट का विखंडन के बाद क्वेश्चन क्या बोला था, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो कहाँ होती है, देखिए यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ऑप्शन ए में देखिए कोशिका द्रव्य में, बी में है केंद्रक में, सी में है हरित लवक में, डी में है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर कॉन्ड्रिया ना ऐसे होगा, तो इसलिए आपका आंसर जो है 9 का क्या हो जाएगा, डी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। नहीं अगर ATP टूटेगा प्लांट में बोला है तो बात करें प्लांट हो या एनिमल, अगर ATP टूटेगा तो एनर्जी रिलीज ही होगा, नहीं और रिलीज होने के पश्चात कितना एनर्जी रिलीज होता है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर है 30.5 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन बी में है 3.05 किलो जूल पर मोल है, और सी में है 305 किलो जूल पर मोल है, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 180 ATP के टूटने से जो एनर्जी रिलीज होता है वो होता है 30.5 किलो जूल पर मोल, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देखिए मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या, यानी कोष्ठक की बात करते हैं चैम्बर, नहीं कितने चैम्बर होते हैं फिश के हार्ट में। ऑप्शन ए है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो पता होगा आप लोगों को मछली का जो हार्ट होता है उसमें क्या होता है, 2 चैम्बर पाया जाता है केवल, ऐसे होता है मछली का हार्ट। देखिए ये हो गया, जैसे सपोज कि ये आपका हो गया ऑरिकल हो गया, नहीं यानी अलिंद, और एक होता है ये हो गया निलय, नहीं तो एक अलिंद और एक निलय, यानी ऑल ओवर बात करें तो 2 चेम्बर होता है, नहीं 2 कोष्ठ होते हैं इनमें, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी यानी 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 12, मानव हृदय में कितने अलिंद और कितने निलय होते हैं, यानी कितने अलिंद और कितने निलय होते हैं। तो ऑप्शन ए में है 1 अलिंद 1 निलय, बी में है 1 अलिंद 2 निलय, सी में है 2 अलिंद 1 निलय और डी में है 2 अलिंद 2 निलय। तो
जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे वहां पर तहट में देखे थे ना, क्या होता है कि 2 अलिंद और 2 निलय पाया जाता है, ऐसा कुछ होता है। ह्यूमन की हार्ट की बात करें तो देखिए ये सिंपल डायग्राम है ऐसे ही समझने के लिए। ये आपका ऑरिकल हो गया यानी अलिंद हो गया, और ये हो गया निलय वेंट्रिकल। तो कितने हैं, 1 2 अलिंद और 2 निलय, नहीं, इसलिए आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, 2 अलिंद 2 निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है, नहीं, यह जिम्मेदार होता है, किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है ये, ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, बी में है जल, सी में है अमीनो अम्ल और डी में है भोजन। नहीं, तो जाइलम की बात करते हैं तो आप लोग जब पढ़े होंगे तो वहां पर पढ़े होंगे कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, नहीं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो उसके अंतर्गत कौन आता है, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। तो जाइलम ऐसे याद रख सकते हैं कि जाइलम, ज से जाइलम और ज से जल, चल नहीं, ठीक ना, तो ज से जाइलम और ज से जल होगी, यानी प्लांट में यानी पौधों में जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, और फ से फ्लोएम और फ से फल या फ्रूट ऐसे याद रख सकते हैं। तो फूड का जो यानी भोजन का जो परिवहन होगा वो फ्लोएम के द्वारा होता है। तो इसलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। पौधे जो हैं अतिरिक्त जल से छुटकारा किसके द्वारा पाएंगे, तो ऑप्शन ए है वाष्पोत्सर्जन द्वारा, बी में है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी में है श्वसन द्वारा और डी में है पतझड़ द्वारा। नहीं, तो आपका जैसे कि आप लोग वहां पर पढ़े होंगे तो वाष्पोत्सर्जन के बारे में जाने होंगे, ये क्या होता है, अगर नहीं जाने हैं तो अभी जान लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो जैसा नाम में ही है, नहीं, वाष्पोत्सर्जन यहाँ पर है ना, वाष्पोत्सर्जन ये 2 से मिलकर बना है, 2 वर्ड, एक हो गया वाष्प और दूसरा हो गया उत्सर्जन, नहीं, यानी वाष्प के रूप में उत्सर्जन, उत्सर्जन के रूप में क्या रिलीज होता है, यहाँ वाटर रिलीज होता है, यानी पौधे के शरीर में जो अतिरिक्त जल होता है वो वाष्प के रूप में स्टोमेटा यानी रंध्र के माध्यम से आउटर इन्वायरमेंट में चला जाता है, बाहरी वातावरण में चला जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इसी के द्वारा ना छुटकारा पा रहे हैं जी। तो ये था आपका वाष्पोत्सर्जन, यानी अतिरिक्त जल का छुटकारा वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों में होता है। बी में है प्रकाश संश्लेषण, तो ये क्या होता है अभी तुरंत हम लोग जाने थे। सी में है श्वसन, ये भी जाने, और पतझड़ द्वारा, पतझड़ यानी पत्ता जो है टूट कर नीचे गिर जाता है नहीं प्लांट में, तब पतझड़, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो आप लोगों के लिए एकदम उपयोगी तो है ही, इसके अलावा अदर जो है यानी आप लोगों के जो दोस्त फ्रेंड जो भी हैं उन तक भी ये वीडियो को शेयर करें, ताकि इस वीडियो का फायदा जो है उन्हें भी मिल सके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। फिर से देखिए वो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, थोड़ा सा उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलकर पूछा गया है। ऑप्शन ए में है जल के वहन के लिए, ऑप्शन बी में है भोजन के वहन के लिए, ऑप्शन सी में है अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑप्शन डी में है ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो अभी तुरंत जाने थे, जाइलम है ना जी, तो क्या होगा, जल होगा, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा, यानी जल के वहन के लिए। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, कई बार जैक बोर्ड में ये आ चुका है, इसलिए ध्यान से इसको देखेंगे। ऑप्शन ए है कुटपाद, ऑप्शन बी में है रिक्तिका, ऑप्शन सी है पादप, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है अमीबा में, जैसे सपोज कि ये एक अमीबा है, नहीं, अमीबा क्या करता है जब इसके आसपास फूड आता है, नहीं, ये देखिए जैसे ये आपका फूड आ गया, इसके आसपास फूड आया, तो ये क्या करेगा, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है, नहीं, एक स्पेशल स्ट्रक्चर ऐसे बना लेगा ये, देखिए, और जिससे हम लोग इस स्ट्रक्चर को, ताकि भोजन जो है इसको अंदर ग्रहण कर सके, यहाँ पर आ जाएगा फूड, और इससे हम लोग स्पेशल स्ट्रक्चर को कुटपाद कहते हैं, कुटपाद, या इसी को हम लोग पादाभ भी कहते हैं, ठीक ना। तो दोनों में से किसी नाम से पूछा जा सकता है। तो
तो कुटपाद या पादप के द्वारा भोजन को पकड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ए, कुटपाद। केवल कुटपाद की सहायता से भोजन को ही नहीं पकड़ता अमीबा। अमीबा में जो गति होता है यानी चलता जो है, नहीं जैसे हम लोग चलते हैं तो पैर का उपयोग करते हैं ना, हाथ का करते हैं क्या? तो पैर का करते हैं। तो ठीक वैसे ही अमीबा जो है वो क्या करता है? कुटपाद की सहायता से गति करता है। तो ये भी देख लेंगे। हो सकता है अगला बार क्वेश्चन जो है बदल कर ऐसे आ जाए कि गति किसके द्वारा होता है, नहीं, तो उसके लिए हम लोग पहले ही रेडी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? परजीवी पादप का उदाहरण है, यानी नीचे दिए गए जितने भी हैं तो उनमें से कौन जो है परजीवी पादप है? ऑप्शन ए है कसकुट्टा, ऑप्शन बी में है कवक, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है विषाणु। तो बात करें प्लांट की ना जी, पौधा कहाँ है? तो देखिए ऑप्शन ए जो है कसकुट्टा यानी कसकट्टा जिसे हम लोग कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं, इसे हिंदी में हम लोग अमरबेल कहते हैं। अमरबेल, नहीं ये नहीं हाला करना है कि अमरबेल, ठीक ना, ये क्या है? अमरबेल। ये क्या होता है? एक परजीवी पादप होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ए हो जाएगा, अमरबेल यानी कसकुट्टा। ऑप्शन बी में है कवक, तो ये क्या होता है? कवक जो है, ये बात करें 10 तक हम लोग कवक को प्लांट ही समझते हैं, ठीक ना। जैसे जैसे बताया जाता है यहाँ पर 10 क्लास में कि कवक जो है एक पौधा है, नहीं पढ़े थे ना कि अवायवीय श्वसन के दौरान इसमें इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बनता है। लेकिन हायर क्लास में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर स्टडी करेंगे कवक यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में फंगी कहते हैं, नहीं, इसका कैरेक्टर जो है प्लांट से टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि ये ऑटोट्रोप्स है ही नहीं, इसके कोई भी ऐसे मेंबर नहीं है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनके सभी मेंबर जो हैं हेट्रोट्रोप्स यानी विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी यानी अपना भोजन नहीं बनाते हैं बाबू, ये ऐसे हैं जो प्लांट के जो भोजन है उसको लूट लूट कर खाते हैं, जैसे आप लोग खाते होंगे, हम भी खाते हैं, नहीं। और सी ऑप्शन है बैक्टीरिया, यानी बात करें बैक्टीरिया इंग्लिश में है, नहीं, नाम ऐसा लिखा गया है चूंकि एग्जाम में भी ऐसा आ सकता है, नहीं, इसको शुद्ध हिंदी में हम लोग जीवाणु कहते हैं, और डी में तब विषाणु है। ये तब बाबू पते नहीं लगता है, ये एकदम रंग रूप सब बदलत रहता है, नहीं, ये बहुरूपिया तरी है बाबू कि क्या करेगा कि बाहर आएगा बॉडी से, हम लोग के बाहर रहेगा तो नखड़ा लगा देगा कि एकदम हमारे में जान परान नहीं है बाबू, अब हम रेंगे नहीं सकते हैं। जैसे ही हम लोग के संपर्क में आया इसके बाद हमीन के ऐसा लगने लगेगा कि जान परान हमीन में नहीं है, अब हमीन नहीं रेंग पाएंगे। तो ये बॉडी के अंदर आते ही लिविंग हो जाता है यानी सजीव हो जाता है, और बॉडी के बाहर जैसे ये जाता है, शरीर के बाहर जाता है तो ये नॉन लिविंग यानी निर्जीव हो जाता है। तो सोच लो कैसा है बाबू, बच के रहो इससे, नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन बाहर जो है प्रकाश संश्लेषण में किसके द्वारा बाहर निकलता है? ऑप्शन ए में है जल से, ऑप्शन बी में है CO2 से, सी है ग्लूकोज, डी है पर्णहड़ी। यहाँ पर हम बता देते हैं आप लोगों को, नहीं, कि प्रकाश संश्लेषण में जो आपका ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो वाटर के टूटने से, नहीं, अभी तक अगर स्टडी नहीं किए होंगे तो ये जान लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, नहीं। इसके अलावा अगर जानते भी होंगे तो और अच्छी बात है, नहीं। देखिए ये सनलाइट आता है बाबू, चूंकि क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है सनलाइट, और उसका उपयोग हम लोग करते हैं तोड़ने के लिए, वाटर को तोड़ने के लिए। वाटर टूटेगा तो ये H+ के रूप में और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, और यही ऑक्सीजन जो है आपका रिलीज हो जाता है, नहीं, पत्ता से बाहर निकल जाता है। तो जल के टूटने से आपका ऑक्सीजन बाहर निकलता है, नहीं। इस प्रकार आपका 18 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल के टूटने से, नहीं, जल से। क्वेश्चन नंबर 19, दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? दीर्घरोम, नहीं, जिसे हम लोग रसांकुर के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना, रसांकुर भी कहते हैं इसे, दीर्घरोम को। ऑप्शन ए में है बड़ी आंत में, ठीक ना, छोटी आंत में, यहाँ पर चंद्र बिंदु ऐसे लगे, सी में है पाचन नली में, और डी में है आमाशय में। तो बात करें दीर्घरोम है ना जी, यानी रसांकुर, तो रसांकुर जो है आपका पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। जैसा अगर बात करें, देखिए ये ऐसा उंगली नुमा संरचना, नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जिसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं अंदर में डीप में, यहाँ पर ऐसे ब्लड वेसल्स
ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं इसमें, नहीं। इसके अलावा एक और स्पेशल टाइप का आपका पाया जाता है स्ट्रक्चर, यानी ब्रांच जो है लिम्फ का, नहीं, वो भी पाया जाता है। लिम्फ वेसल्स होते हैं इसमें, लसिका जिसे हिंदी में कहते हैं, लसिका नली, नहीं। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। उसको कट करने के बाद ऐसे स्ट्रक्चर देखिए दिख रहे हैं जूम करने पर, रसांकुर। तो ये रसांकुर हैं, इन्हीं के द्वारा इनका क्या होता है, अवशोषण होता है छोटी आंत में। जितने भी भोजन जो है वो डाइजेस्ट हो चुके हैं, पच चुके हैं, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा छोटी आंत में। तो दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पीत रस का स्रावन होता है, यानी पीत रस जो है वो कहाँ से बाहर निकलता है, रिलीज कहाँ से होता है। ऑप्शन ए में है अग्न्याशय से यानी अग्नाशय, बी में है छोटी आंत द्वारा, सी में है आपका यकृत द्वारा, डी है ग्रहणी द्वारा। तो पीत रस जो स्रावित होता है वो आपका कहाँ से होता है, तो वो निकलता है यकृत से, नहीं। आपको बता दें जो आपका लीवर होता है, जैसे देखिए सपोज ये क्या है, लीवर है, लीवर बाइलोब्ड होता है, ठीक ना। तो ये लीवर जो होता है इसी में क्या होता है, इनके जो सेल्स होते हैं, इनमें जो सपोज ये इनके सेल्स हैं, नहीं, इनर में ऐसे सेल्स पाए जाते हैं। और ये सेल्स क्या करेंगे, यहाँ पर पीत का सिंथेसाइजेशन जो है, यानी पीत, नहीं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बाइल कहते हैं, पीत रस जो है ये बनाएंगे। और ये यहीं से क्या होते हैं, डक्ट के माध्यम यानी नली के माध्यम से ये पीत रस जो है बाहर रिलीज होते हैं। तो ये कहाँ से निकलते हैं, यकृत से। ऐसे बात करें, यकृत में क्या होते हैं, बनते हैं, और इसके बाद ये इस डक्ट के माध्यम से आते हैं, और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, नहीं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर जिसे कहते हैं। पित्ताशय जी, पित्ताशय सुने होगा ना। तब पित्ताशय में क्या होता है, जमा होता है, यानी जमा रहता है, और इसके बाद जब आवश्यकता पड़ता है तो यहाँ से निकलता है, और तब क्या करता है, फैट को तोड़ने का काम करता है। तब पित्त का काम यही होता है, इमल्सीकरण, नहीं, यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट के जो बड़े बड़े मोलिक्यूल, नहीं, जो भी हम लोग खाते हैं, बहुत बड़े बड़े जो होटल में जो भी खाते हैं, जैसे समोसा हो गया, नहीं, लिट्टी, ये सब हो गई, तो ये सब में जो भी फैट पाए बहुत जाता है, मच के तेल रहता है उसमें बाबू, तो उस सबों को उनका डाइजेशन आसानी से करने के लिए, यानी उनके बड़े मोलिक्यूल को तोड़ने के लिए पित्त का उपयोग करते हैं, नहीं, पीत रस बाइल का। तो ये कहाँ से निकलेगा, यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। छोटी आंत में भोजन का पाचन, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्न में से किस रस की भूमिका होती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से ऐसे जूस हैं यानी रस हैं जो बाहर निकलते हैं और भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए में है आंत रस, ऑप्शन बी में है पीत रस, ऑप्शन सी में है अग्न्याशी रस, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो बात करें जितने भी यहाँ पर रस दिए गए हैं, नहीं, यानी जो भी जूस हैं वो सभी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं, नहीं। अब 1 बाय 1 देखते हैं सब। जैसे आंत रस है तो ये आपका इंटेस्टाइन यानी आंत से रिलीज होता है। ये आपका फैट का डाइजेशन यानी वसा का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और इसके अलावा प्रोटीन का भी पाचन करता है, नहीं। अग्न्याशिक रस में बात करते हैं तो यहाँ पर आपका अग्न्याशिक रस जो है ये प्रोटीन का डाइजेशन, इसके अलावा फैट का डाइजेशन, नहीं, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ये भी करता है। और पित्त की बात करें तो ये क्या करता है, केवल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी इमल्सीकरण, वसा का जो बड़ा बड़ा अणु देखो, जैसे ये देखो वसा के बड़े बड़े अणु हैं, नहीं, इनको क्या करेगा, छोटे छोटे अणुओं में बदल देगा ऐसे, ताकि डाइजेशन यानी पचने में कोई दिक्कत ना हो, गड़बड़ी ना हो जाए बाबू ज़्यादा खा लिए, नहीं। तो ये होता है पीत रस का काम। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी छोटी आंत में जितने भी रस हैं सब स्रावित होते हैं, नहीं, सब का भूमिका है बाबू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। पाचन तंत्र का वह भाग जिसमें पाचन क्रिया नहीं होती है, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बाबू, नहीं, तो हड़बड़ाना नहीं है। अगर क्वेश्चन देखे तो बहुत खुश हो गया, इसके बाद ये पढ़वे नहीं किया, बाबू नहीं बोला था, ठीक ना। तो नहीं बोला था तो ये ध्यान रखेंगे, इसलिए एकदम आराम से पढ़ेंगे। टाइम सफिशियंट होता है 40 क्वेश्चन 40 मिनट, 1 मिनट तो एकदम सफिशियंट आप लोगों के लिए, नहीं होगा तो हम लोग क्यों हैं, नहीं। यहाँ पर बता रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, जैक बोर्ड के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा।
और बात करें तो CBSE वाले जो बच्चे होंगे वो टेंशन में नहीं हो जाएंगे कि हम लोग का क्या होगा। तो आप लोगों के लिए भी ये ऐसे ही तैयार किया जा रहा है, यानी आप लोगों के लिए भी ऐसा ही सीरीज लाया जाएगा जहां पर हम लोग MCQs करेंगे। तो एकदम परेशान ना हो और चैनल पर बने रहें ऐसे। देखिए तो क्वेश्चन 22 क्या था बाबू, देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। पाचन तंत्र का वह भाग जिसमें पाचन क्रिया नहीं होती है, तो कहाँ पाचन नहीं होता है? तो ऑप्शन ए है दीर्घरोम, बी है मुख यानी मुंह बाबू नहीं, सी है अमाशय और डी है आहार नाल नहीं। तो बात करें पाचन की ना, तो पाचन देखिए अमाशय में पाचन होता है जी, मुंह में भी पाचन होता है, ये मुंह से ही पाचन जो है यानी डाइजेशन जो है शुरू हो जाता है नहीं, वो भी कार्बोहाइड्रेट का, ये भी याद रखेंगे। और डी में देखिए आहार नाल है यानी एलिमेंट्री कैनाल, तो आहार नाल में सब आ गया नहीं, मुंह से लेकर के और एनस जो है यानी आपका अंतिम जो है गुद्दा वहाँ तक यानी मलाशय, तो ये पूरा हो गया। तो इसमें तो बहुत सारे पार्ट आ गए, आपका माउथ आ गया नहीं, इसके अलावा ईसोफेगस है, तो ईसोफेगस भी कभी कभी क्वेश्चन में आता है। ईसोफेगस जिसको ग्रसनी कहते हैं नहीं, तो ग्रसनी में भी भोजन का पाचन नहीं होता है बाबू, ठीक ना, वो भी याद रखेंगे। और आपका आहार नाल में तो अमाशय आ गया, तो वहाँ भी डाइजेशन होवे करेगा, ग्रहणी आ गया वहाँ भी, तो इसलिए इसमें तो होगा ही, मुख में होता ही है, अमाशय में होता ही है। तो बच्चा कौन? दीर्घरोम। तो आप लोगों को अच्छे से पता है दीर्घरोम यानी रसांकुर में क्या होता है, जो पच गया भोजन उसका अवशोषण होता है बाबू, डाइजेशन नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दीर्घरोम में पाचन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। वसा के पाचन में सहायक होता है, यानी वसा का अगर पाचन करना है, अगर हुमच के खा लिए बाबू नहीं, अगर गलती से खा लिए बहुत ज़्यादा, मिल गया अच्छा चीज़ और रहा नहीं गया, तो इस कंडीशन में अगर ज़्यादा खा लिए तेल वाला चीज़, तेलिए यानी वसा वाला, तो उसके पचाने के लिए सहायक कौन है? तो देखिए आपका जो एंजाइम है बाबू जान बचाने में मदद करेगा एकदम। ऑप्शन ए है लाइपेज, बी है माल्टोज नहीं माल्टोज बाबू, सी है अमीनो अम्ल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका लाइपेज जो होता है यही है जो जान प्राण बचाने में मदद करेगा बाबू, ठीक ना। तो लाइपेज जो है क्या करता है? वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन जो है इसके द्वारा होता है, लाइपेज के द्वारा। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, माल्टोज। देखिए माल्टोज की बात करते हैं तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, पहला बार जब माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो वो माल्टोज में तब्दील होता है यानी बदलता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन का जो फाइनल डाइजेशन यानी प्रोटीन जब पच जाता है पूरी तरह से, तो आपका जो मिलेगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट अमीनो अम्ल मिलेगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 24। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। देखिए आ गया ना, प्रोटीन को बदलना है बाबू और पेप्सिन की बात किया है, तो ऑप्शन ए है अमीनो अम्ल में, बी है वसा अम्ल में, सी है पेप्टोन में, डी है ग्लूकोज में नहीं। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पेप्टोन में। पहला बार जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है नहीं, तो वो भी किसके द्वारा? पेप्सिन जो है प्रोटीन जो है इसको पेप्सिन जो है पेप्सिन क्या कर देगा? इसे पेप्टोन में बदल देता है, पेप्टोन, ठीक ना। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए बाकी को देख लेते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन होगा तब ये मिलेगा। वसा अम्ल यानी फैटी एसिड की बात करते हैं, तब फैट का डाइजेशन होता है तब, यानी वसा का पाचन होगा तब, तो यहाँ प्रोटीन का है, ये तो होगा नहीं। और ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज आप लोगों को पता है शुरू से बाबू मच के खा रहा है, चावल आलू दाल, सॉरी दाल नहीं आलू, तो ये सभी में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये सब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है तो ग्लूकोज में होता है, फाइनल प्रोडक्ट ये मिलता है हम लोगों को, अंतिम उत्पाद। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा? पेप्टोन हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। ग्लूकोज के पाइरूवेट में बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है? देखो बाबू यहाँ से यहाँ तक एकदम ग्लूकोज को बदलना है पाइरूवेट में, ठीक ना। अब देखिए ऑप्शन ए में है कोशिका द्रव्य में, बी में है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी में है हरित लवक में, डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है ऐसे। तो ग्लूकोज को पाइरूवेट में या फिर इसे पाइरूविक एसिड कहते हैं, ये जो पहला बार ग्लूकोज जब डाइजेस्ट होता है यानी ग्लूकोज जब टूटता है पहला बार शरीर में, तो आपका कोशिका द्रव्य में टूटता है। कहाँ टूटता है? कोशिका द्रव्य में,
ठीक ना। एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ठीक ना, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के तहत। अब देखिए, तो इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोशिका द्रव्य में टूटेगा ग्लूकोज तो पाइरुविक एसिड में बदलेगा। बाकी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पर तो फाइनली एकदम ग्लूकोज टूटता है तो आपको एनर्जी मिलता है नहीं, इसके अलावा CO2 और वाटर मिलता है। हरित लवक में तो ये होगा नहीं, और डी है इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। कट जाने पर कौन सी कोशिकाएं रक्त का बहाव रोक देती है? नहीं, सपोज कि तुम जा रहे हो, एकदम खुश होके जा रहा है साइकिल से, नहीं, और बीच में आ गया कुत्ता, और इसके बाद कुत्ता के बचाने के चक्कर में अपने चल गया, और इसके बाद कट गया। अब कट गया तब बाबू खून बहने लगा, नहीं, रक्त बहने लगा, तो इस कंडीशन में का हमेशा बहता ही रहेगा नहीं ना। अगर ज़्यादा कटेगा तब भले ही हो सकता है कि जल्दी बंद ना हो, लेकिन थोड़ा सा हुआ है बाबू, नहीं, तो थोड़ा सा कटने के बाद क्या होता है कि आपका कुछ समय बाद रक्त जो है अपने आप बंद हो जाता है बहना। तो उस बहाव को रोकने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए है RBC, बी में है WBC, सी में है प्लेटलेट्स, और डी में है हीमोग्लोबिन। नहीं, तो आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पर जाने होंगे क्या, प्लेटलेट्स, नहीं, यानी पट्टिकानु, पट्टिकानु प्लेटलेट्स जो है रक्त का एक कोशिका, रक्त कोशिका के अंतर्गत आता है, तो पट्टिकानु यही रोकता है, नहीं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। RBC तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या करता है, मेन इसका काम है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना, यानी परिवहन करना, नहीं। इसके अलावा WBC इसे हम लोग शरीर का सैनिक कहते हैं, यानी यह विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करता है। हीमोग्लोबिन, तो RBC में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, नहीं, ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, सॉरी, ये क्या होता है बाबू, आयरन कंटेनिंग, नहीं, इसमें Fe पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है या कौन सा धातु पाया जाता है, तो आंसर क्या करेंगे आप लोग, आयरन करेंगे, यानी Fe, नहीं, हीमोग्लोबिन। और इसी के माध्यम से एक बार में ये भी याद रखेंगे, एक हीमोग्लोबिन है उससे एक बार में केवल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ही जुड़ पाते हैं, 4 का ही परिवहन करेगा, नहीं, इधर का टेम्पू नहीं है बाबू कि 20-25 गो लदा गए ऐसे, चलो अब, नहीं, तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, पट्टिकानु, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है? मध्यवर्ती का है यानी बीच का पदार्थ, ठीक ना। तो पहले श्वसन जब आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पर देखे थे क्या कि ये बाबू ग्लूकोज हो गया, ये पहला बार टूटता है तो पाइरुवेट में बदलता है, या पाइरुविक एसिड भी कहते हैं, उसमें बदल गया। इसके बाद ये पुनः टूटता है तो CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है, नहीं, ऊर्जा। तो देखिए श्वसन का मध्यवर्ती का है यानी बीच का पार्ट, तो देखिए तो बाबू यहाँ और यहाँ ये दोनों, ये शुरू का हो गया, ये अंतिम का हो गया, तब बीच का देखो कौन है, पाइरुविक एसिड है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पाइरुविक अम्ल हो जाएगा। बाकी देख लीजिए इथेनॉल, तो ये तो बाबू पढ़े हो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन अगर ईस्ट में होता है तो वहां पर बनता है। ग्लूकोज है तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ग्लूकोज जो है ये फोटोसिंथेसिस में इसका फॉर्मेशन होता है। और सी में लैक्टिक अम्ल है, तो ह्यूमन यानी मानव के मांसपेशियों में अगर अवायवीय श्वसन होता है तो इस कंडीशन में लैक्टिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है, यानी कीट यानी इंसेक्ट की बात किया है, नहीं, तो देखिए कीट में जो है होता है आपका श्वसन अंग वो होता है ट्रेकिया, नहीं, क्या पाया जाता है, ट्रेकिया। बाकी देखें तब बाकी जो है जितने भी जनरली वर्टिब्रेट होते हैं, तो वर्टिब्रेट में आप फिश को छोड़ दीजिए, नहीं, फिश यानी मछली को छोड़िए, बाकी यहाँ से एम्फीबियन, नहीं, यानी हिंदी में बोलते हैं, नहीं, हिंदी समझ में आप लोगों को अच्छे से आएगा, तो मछली को छोड़ दें तो बाकी जितने भी हैं जैसे मेढक ये सब हो गए, नहीं, उभयचर हो गए, सरीसृप हो गए, इसके अलावा आपका बर्ड्स यानी पक्षी हो गए और मानव, तो इन सबों में क्या होता है, फेफड़ा होता है, ठीक ना, श्वसन अंग। गिल कोष्ठ है तो ये गिल्स की बात किया, नहीं, तो गिल्स जो है गिल कोष्ठ ये आपको आर्थ्रोपोड के और भी मेंबर्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। गिल्स की बात करते हैं तो गिल्स जो है जैसे यहाँ देखिए फिश में पाया जाता है, स्पेशली मछली में सबसे ज़्यादा। इसके अलावा ऑर्थ्रोपोड वो भी होते हैं, नहीं, ऑर्थ्रोपोड के प्राणी और भी होते हैं, 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, ऑर्थ्रोपोड नहीं, फाइलम जो है ऑर्थ्रोपोडा, तो वहाँ पर उनमें भी गिल्स पाए जाते हैं। और ट्रेकिया जो है आपका कीटों में पाया जाता है। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
ठीक ना। 29 क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग है? अंग नहीं है बाबू, देखो अभी हम ही गड़बड़ी कर रहे थे, नहीं आप लोग की तरह हड़बड़ी में गड़बड़ी, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक ना। तो नहीं है बाबू, क्या बोला? नहीं है, उत्सर्जी अंग नहीं है। तब तो आप लोग टेंशन में हो गए होंगे। ल अभी तक हम लोग पढ़े थे कि ये वो तो जानते थे कि स्पेशल होता था कि वृक्क जो है मनुष्य का उत्सर्जी अंग है, और यहाँ कह दिया कि कौन नहीं है, यानी 2-3 वाव होने वाला है, तो टेंशन नहीं लेना है हम लोग, है ना। देखिए तो हम लोग मिलकर इसका आंसर करते हैं अच्छे से। ऑप्शन ए में है अग्न्याशय, बी में है फेफड़ा, सी में है यकृत, और सॉरी सी बोल दिए, डी ना है, सी में है, सॉरी फिर बोल रहे हैं, डी में है यकृत। तो देखिए आपको बता दें हम लोग कि ये वृक्क जो है आपका प्राथमिक उत्सर्जी अंग है, प्राइमरी यानी मुख्य रूप से पाया जाने वाला। इसके अलावा हमारे शरीर में एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होते हैं। एसेसरी माने सहायता करने वाले, तनी मानी थोड़ा बहुत हेल्प करने वाले। तो उसमें आपका देखो जैसे फेफड़ा हो गया, तो फेफड़ा से ये भी उत्सर्जी अंग की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में CO2 निकलेगा। यकृत नहीं, वृक्क में तो बाबू फिल्ट्रेशन का काम होता है, यूरिया यूरिक एसिड का, लेकिन बनता कहाँ है? तो वो बनता है यकृत में, यानी लीवर में, ठीक ना। लीवर, तो लीवर यकृत में ही आपका बनता है यूरिया, नहीं एक साइकिल के तहत जिसे हम लोग ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। तो ये इतना 10 में उतना नहीं जानना है, तो ये जान ले। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोला है कि उत्सर्जी अंग नहीं है कौन ना, तो अग्न्याशय जो है ये उत्सर्जी अंग नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? नहीं, किस सिस्टम का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए परिवहन, बी में है श्वसन, सी में है पोषण, और डी में है उत्सर्जन। तो पहले भी हम लोग कर लिए क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि वृक्क जो है किडनी जो उत्सर्जन से रिलेटेड है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उत्सर्जन। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? यानी किडनी की बात करते हैं तो उसका जो रचना यानी उसका बनावट जो है अंदर से वो किसका है, और इसके अलावा कार्यात्मक माने काम कौन करता है? तो किडनी करता है जी। किडनी के अंदर सेल्स होते हैं स्पेशल, वो ना करते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो वृक्क के अंदर जो सेल पाया जाता है यानी कोशिका होता है, उसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। ये पढ़े होंगे, न्यूरॉन नहीं बच्चा, क्या है? नेफ्रॉन बाबू, ठीक ना। तो नेफ्रॉन देखिए यहाँ ये होगा। नेफ्रॉन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वृक्काणु भी कहते हैं, ठीक ना। तो भुलाने के लिए आ सकता है, जय कहे कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या आएगा, नहीं किस प्रकार वो बदल दे। तो ए में है गुर्दा, देखो बाबू, तो गुर्दा किडनी को हम लोग वृक्क को गुर्दा भी कहते हैं। ये भी देखिए नया वर्ड मिला ना। तो क्वेश्चन बनाने से यही सब होता है, पढ़ लेने से केवल नहीं हो जाता है, क्वेश्चन बनाने से और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम बनाएं। सी में है कोशिका, ई का पूछ दिया, ये तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये तो अगर ये कह रहा है नहीं, लेकिन आंसर आपका क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन वृक्क में पाया जाता है, नहीं वृक्क का रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32। मूत्र में अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है? कौन? तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो आपका कौन होता है? ऑप्शन ए में है ग्लूकोज, बी में है यूरिया, सी में है रक्त, और डी में है प्रोटीन। तो आप लोगों को पता है, ये इतना आसान क्वेश्चन है जी। क्या होता है? यूरिया होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का हो जाएगा बी। यूरिया जो है वो पाया जाता है मूत्र में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। ग्लूकोज तो होगा नहीं, ये सब अपशिष्ट पदार्थ हैं जी, ये सब बॉडी के लिए उपयोगी ना है, तो अपशिष्ट कैसे होगा? तो इसलिए यूरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3। रक्त में उपस्थित पदार्थों के बड़े अणु किस विधि द्वारा छाने जाते हैं? नहीं, छानने की बात किया है जी। तो देखो ऑप्शन में, ऑप्शन ए है छनन क्रिया, छानने, छनन आ गया ना, तो मिल गया है आंसर। इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा, छनन क्रिया। अभी बताते हैं। बी में है नलिका स्रवण, सी में है अपोहन, और डी में है पुनरावशोषण। नहीं, तो देखिए किडनी की बात करते हैं तो किडनी में जो सेल पाए जाते हैं नेफ्रॉन बाबू, देखो ऐसे सेल्स पाए जाते हैं। ये रफली डायग्राम है, ये टेंशन में नहीं हो जाना है कि इसने डायग्राम होगा, तो ऐसे ही बनाया गया है बाबू, समझने के लिए रफली डायग्राम है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। इसके अलावा इसमें ऐसे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक ना।
ये देखिए बन गया, नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन जो है इसमें बात करें तो क्या कहा है, छानने का, नहीं छानने की बात किया है। तो वृक्क के अंदर जो छानने का काम होता है वो कहाँ होता है, तो ये देखिए ये पार्ट है ना, नेफ्रॉन का एक हिस्सा, ब्लड वेसल्स बहुत सारे, टॉप ऑफ ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं नेटवर्क के रूप में, नहीं गुच्छे के रूप में, जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं, नहीं ग्लोमेरुलस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कोशिका गुच्छ कहते हैं, ठीक ना। तो ग्लोमेरुलस में क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन में, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन का काम होता है। नलिका स्रावन क्या होता है, तो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन इंग्लिश में इसे कहते हैं, जिसमें क्या होते हैं, टिब्यूल्स जो हैं, ये सभी टिब्यूल्स हैं जिनके द्वारा क्या होता है, कुछ आयन जो है उनका सिक्रीशन होता है, यानी स्रावन होता है। अपोहन एक ऐसा प्रोसेस है जब किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, यानी किडनी के द्वारा अगर फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में, या फिर किडनी डैमेज कर जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी से उत्सर्जी पदार्थ यानी यूरिया, यूरिक एसिड को एक स्पेशल प्रकार के मशीन यानी डिवाइस से बाहर निकाला जाता है, नहीं कृत्रिम उपकरण के माध्यम से, जिसे हम लोग अपोहन कहते हैं। और डी जो है पुनरावशोषण है, जिसे हम लोग सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होते हैं, कुछ बेनिफिशियल यानी बॉडी के लिए उपयोगी चीज़ जो है किडनी नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल हैं उनमें आ जाते हैं। तो इनका क्या होता है, ब्लड वेसल्स यहाँ पर है, ये देखिए ग्रीन वाले, इनके द्वारा पुनः क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और इसी को हम लोग पुनरावशोषण कहते हैं, पुनः नहीं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, चूंकि सिलेक्ट किया जाता है। इस प्रकार आंसर आपका क्या हो जाएगा, 33 का ए, छानन क्रिया यानी फिल्ट्रेशन, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। कहाँ से लेना है, हार्ट से, यानी हृदय से पूरे शरीर में। तो आप लोग पढ़े होंगे ना, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियां जो होती है वो मेनली 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, तो आर्टरीज और वेन, यानी धमनी और शिरा। तो धमनियां जितनी भी होती हैं वो प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, और शिराएं जनरली अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, नहीं। तो इस प्रकार देखिए ऑप्शन में ए है अलिन, तो अलिन लेकर जाएगा, अलिन तो सिर ना हार्ट का पार्ट है जी, तो ये कूदने लगेगा, ये तो जाएगा नहीं। नीलाय, ये भी नहीं जाएगा। सी में है धमनियाँ, तो धमनियाँ अभी बताए ना हमने, अभी आप लोग जाने कि धमनियाँ जो है शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। डी है शिराएं, तो ये तो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, ये होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है जी। तो पिछले भी क्वेश्चन किए थे, अभी तुरंत हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए थे नहीं, तो बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, ठीक ना। ऑप्शन ए में है आरबीसी, बी में है डब्ल्यूबीसी, सी में प्लेटलेट्स और डी में हीमोग्लोबिन। देखिए लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया, नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, सी, ये तो पता ही आप लोगों को, पट्टी कानू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। रुधिर किस ऊतक का बना होता है, यानी रक्त क्या है। तो हम लोग जब भी पढ़ते हैं, पहले भी पढ़े, यानी रक्त का डेफिनेशन जो है वहीं से चालू होता है कि ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, नहीं क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। तो देखिए मिल गया, ऑप्शन ए संयोजी ऊतक है, बाकी ये सरल ऊतक तो होगा नहीं, ऐसा प्रोटीन बोला है, तो प्रोटीन, रक्त में प्रोटीन होते हैं, नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक है रक्त एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। रक्त में यूरिया कहाँ से प्रवेश करेगा, कहाँ से प्रवेश करेगा बाबू, रक्त में आना है उसको ना। तो ऑप्शन ए है फेफड़ा से, तो यूरिया फेफड़ा में बनता है जी, अभी तुरंत ना पीछे हम लोग जानते हैं यूरिया कहाँ बनता है, आपका यूरिया जो बनता है यकृत यानी लिवर में बनता है। तो देखिए कहाँ है, यहाँ देखिए, बी में वृक्क है, ये भी नहीं होगा, सी में है यकृत से, तो लिवर में बनता है, तो यहीं से नहीं इंटर करेगा ब्लड में, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट, यानी सही। श्वास नलिका से तो ये भी नहीं होगा, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा सी, यकृत से इंटर करेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। वे ऊतक जो पौधों में जल का परिवहन करते हैं, देखिए रिपीट कैसे करता है क्वेश्चन, ऐसे ही यहाँ पर जैसे क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, एग्जाम में भी रिपीट करता है बार बार, तो क्वेश्चन जितना ज़्यादा बना है। ए में है जाइलम, बी में है फ्लोएम, सी में है दृढ़ ऊतक, डी में है इनमें से सभी। तो क्या बोला है बाबू, जाइलम जल, लो ऑप्शन ए, जाइलम जो है जल का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। पादप में भोजन का स्थानांतरण होता है, तो किसके द्वारा भोजन जी, फ से फ्लोएम, फ से फल, फ से फूड, नहीं, तो देखो फ्लोएम ऑप्शन बी में है, बाकी ए में जाइलम जल का परिवहन करता है, ये होगा नहीं, दृढ़ ऊतक ये तो होगा नहीं, और इनमें से सभी तो होगा नहीं, इसलिए बी जो है फ्लोएम, फ्लोएम यानी
फल का फ्लोएम जो है फूड का परिवहन, भोजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? यानी इस उपकरण के द्वारा रक्तचाप, बीपी ब्लड प्रेशर बाबू कहते हैं ना, बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो वही ब्लड प्रेशर को मापने का वर्क जो है किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है ए मीटर। तो ए मीटर बाबू देखो फिजिक्स नहीं, ये तो करंट मापता है, नहीं विद्युत जो है उसको मापने वाला यंत्र है ये। आला की बात करते हैं तो आला से हम लोग क्या मापते हैं? हार्ट बीट मापते हैं, हृदय स्पंदन कई बार धड़क रहा है वो। स्फाइग्मोमैनोमीटर ये है बाबू जिसके द्वारा हम लोग बीपी मापते हैं, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। बाकी डी जो है लैक्टोमीटर, तो ये मिल्क में जो डेंसिटी यानी मिल्क में जो प्रोटीन होते हैं नहीं उनका डेंसिटी हम लोग लैक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार आज का जो आपका लेक्चर था नहीं वो 40 क्वेश्चन पूरा हो चुका और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग वीडियो पर हमेशा यानी लेक्चर पर हमेशा बने रहेंगे नहीं, क्योंकि आज के बाद क्या है, इस लेक्चर के बाद और भी ऐसे लेक्चर आएंगे नहीं जिसमें हम लोग फिजिक्स का लेक्चर वो भी पढ़ेंगे, मैथ हो सकता है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। और इसके अलावा अभी जैव प्रक्रम का केवल हम लोग 40 क्वेश्चन किए हैं, अभी और क्वेश्चन बाकी है नहीं। तो इसका सीरीज 2 भी आएगा जिसमें हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तब तक आप स्टडी करते रहें। थैंक्स।